in the last lecture we were discussing the equilibrium of a particle, and we did solve example problem 3-44. ये हमने कल solve कर ली थी. I hope कि याद है सबको. चलें, इस हवाले से हमने कल डिस्कशन की थी कि in order to solve these two equations, ये हमने दो equations लिखी थी, summation fx equal to 0 as well as summation fy equal to 0. तो हमारे पास overall इस problem में 5 unknowns आ रहे थे. One is this angle theta, the other one is angle phi, then the third one is TAB, and fourth one is basically the mass m. ये हमारे पास 4 unknown थे और दो equations थी. उसके बाद हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली थी, और इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने ये x और y और फिर अकॉर्डिंगली थीटा और फाई जो है उसकी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन की थी. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनी इजियर वे ऑफ फाइंडिंग दिस थीटा एंड फाई एज वेल? क्या कोई और आसान तरीका भी है जो कल आपसे डिस्कस भी हो रहा था इन थीटा और फाई को फाइंड करने के लिए? जी, कोई और आसान तरीका है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक और कोई और लॉ जो आप इस्तेमाल कर सकें? Okay, do you remember cosine law? If I'm going to apply cosine law for this triangle CAB, for example, cosine law क्या कहते हैं कि 1.25 square should be equal to 1.5 square plus 1.5 square minus 2 times 1.5 cos of phi, isn't it? ऐसे ही है जी. कैन यू पीपल हियर मी? आवाज पहुंच? यस. सो आप अगर चाहते हैं तो वो उस सारी ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर करके सिंपल कोसाइन लॉ भी अप्लाई कर सकते थे. सो वंस यू आर अप्लाइंग दिस कोसाइन लॉ, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ फाई विच इज इक्वल टू 49.25 डिग्रीज. बाकी साइड्स हमारे पास नोन है, सिर्फ एंगल्स अननोन है, तो हम फाई जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. अब हमने फाई अगर डिटरमिन कर लिया विच इज द सेम 49.25 जो कि हमने उस तरीके से डिटरमिन किया था, तो फाई डिटरमिन करने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज आपने थीटा डिटरमिन करना. नाउ द चॉइस इज अप टू यू. अगर आप चाहें तो थीटा के लिए भी कोसाइन लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो साइन लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन अगर आप साइन लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो 1.25 ओवर कॉस ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू 1.5 ओवर कॉस ऑफ थीटा. So from this you are going to get theta to be equal to 65.38 degrees. तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा which is going to be the same 65.38 जो आपने उस तरीके से फाइंड किया था. तो अगेन लिमिटेशन कोई नहीं है कि आपने वही मेथड यूज करना है. आप चाहें तो कोई भी वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या रूल का इस्तेमाल करते हुए आप ये थीटा और फाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं. Once this theta and phi are known to you, उसके बाद फिर आपका सवाल सिंपल हो जाता है. फिर आप जो है वो इन इक्वेशन में थीटा और फाई की वैल्यू पुट करें और आपके रेलेवेंट टी ए बी और एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें, so moving on to today's lecture. This was the last problem of that topic जो कि हमने कल सॉल्व कर लिया था. So today we are going to cover the three-dimensional force system. We are going to apply the equation of equilibrium for a particle which on which forces are acting in 3 dimensions. इससे पहले हमने कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए देखा था. कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि तमाम के तमाम फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करती हैं. जनरली हमने वो प्लेन एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया था, जिसकी वजह से हमने दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की थी. वन वाज समेशन fx इक्वल टू 0 एंड द अदर वन वाज समेशन fy इक्वल टू 0. मोरओवर सिंस देयर आर टू इक्वेशंस फ्रॉम summation f equal to 0, therefore the maximum number of unknowns for which this system can be solved is 2. दो से ज्यादा अगर आपके पास इस सिस्टम में unknowns होते थे तो हम स्प्रिंग फोर्स या ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हमने लास्ट उसमें यूज की थी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की हेल्प करते हुए अपने सिस्टम को दो इक्वेशंस और दो अननोन पे रिड्यूस करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली अप्लाइंग द इक्वेशन और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन अ पार्टिकल व्हिच इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ 3-dimensional force system. Now when we talk about a 3-dimensional force system, it means that आपके पास उस पार्टिकल पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो स्पेस में हैं, तीनों डायमेंशंस, तीनों एक्सिस आपकी इन्वॉल्व होती हैं. सो द कंडीशन इज सेम दैट देयर शुडंट बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. दैट इज समेशन f
should be equal to 0, यानी आपकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है जो आपने कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए अप्लाई की थी, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा कि you need to resolve this force into its components along all the three axes, that is summation fxi plus summation fyj plus summation fzk to be equal to 0. Now again, since it is a vector equation, it means that the individual I, j and k components on both sides of the equation should be equal to each other. So from this one vector equation, we are going to get three component equations, that is summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation fz equal to 0. In other words, आपके पास तीनों एक्सिस के along किसी किस्म की कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए जो उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करे. नाउ दीज थ्री इक्वेशंस स्टेट दैट the algebraic sum of the components of all the forces acting on the particle along each coordinate axis must be equal to 0. Moreover, using them we can solve for at most 3 unknowns. यानी आपके पास चूंकि अब 3 इक्वेशंस आ गई हैं, सो एट मोस्ट आप उस सिस्टम को 3 अननोन्स के लिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. जनरली दोज अननोन्स में भी द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स भी हो सकते हैं, वो मे बी मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके पास 3 अननोन्स आएंगे जिसके लिए आप इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यूनिकली. आई होप दैट द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द टॉपिक इज सेम, सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन का इजाफा हो गया विच इज समेशन fz इक्वल टू 0. आपने तीनों एक्सिस के अलॉन्ग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो अप्लाई करना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें, so let us the procedure for analysis of all such systems कि किस तरह आपने सॉल्व करना है. although the procedure is very much similar to the coplanar force system equilibrium condition, but just quickly हम इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. Now, three-dimensional force equilibrium problems for a particle can be solved using the following procedure. First of all, you need to draw the free body diagram of that particle. जिसकी भी आप एनालिसिस कर रहे हैं. In order to draw this free body diagram, we need to establish the XYZ coordinate system in any suitable orientation. XYZ coordinate system हमने establish करना है, right hand coordinate system. Then we need to label all the known and unknown forces on the free body diagram. जितनी भी आपके पास known and unknown forces हैं, आप उन तमाम को free body diagram के ऊपर जो है वो represent करेंगे. जिस तरह से पहले भी डिस्कस हुआ है, the sense of a force having an unknown magnitude can be assumed. जब भी आप किसी ऐसी फोर्स की बात करते हैं जो अननोन फोर्स है और आपने इसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना है, आप उसके डायरेक्शन को अज्यूम कर सकते हैं. उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको नोन होती है, तो उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग किसी भी एक साइड पे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे, आप उसको अज्यूम कर सकते हैं. जनरली हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम करते क्या है कि अननोन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम पॉजिटिव साइड पे उसके डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं. अगर सॉल्व करने के बाद आपके पास उस फोर्स का साइन नेगेटिव आ जाता है, सो यू आर गोइंग टू रिवर्स योर अजम्पशन. आप कहते हैं कि मेरी जो इनिशियल अजम्पशन थी इस फोर्स के हवाले से वो गलत थी. दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सिस रादर देन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करते हैं. वो जिस तरह भी जिक्र हुआ, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एज वेल एज समेशन fz इक्वल टू 0 के तौर पे अप्लाई कर रहे होंगे. सो चूंकि आपके पास 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं, इट मींस के एट मोस्ट आपके पास जो 3 इक्वेशंस आ रही हैं वो 3 अननोन्स के लिए आप सॉल्व कर सकेंगे. Now, in order to write summation fx, summation fy and summation fz equal to 0, it is necessary that आपने तमाम के तमाम forces को in their Cartesian notation जो है वो लिखा हुआ हो. So all the forces are going to be written first of all in terms of their Cartesian notations, and then summation fx में आप तमाम I components को sum कर लेंगे, summation fy में आप तमाम forces के y components को या j components को sum कर लेंगे, and summation fz में आप तमाम forces के k components को जो है वो सम कर लेंगे. Now, if the solution for a force, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले पॉइंट में जो फ्री बॉडी डायग्राम का है, if the solution of a force unknown force yields a negative result, कि किसी unknown force का आपके पास solution के बाद negative result आ जाता है, तो what does that indicate? That indicates that the sense of that force is reverse or opposite to the assumption जो कि आपने शुरू में बनाई थी. So फ्री बॉडी डायग्राम पे आपने जो उसकी assumption की थी वो चेंज कर लेंगे आप. So I hope that this procedure for analysis of applying the condition of equilibrium for a three-dimensional force system is clear to all of you. Yes, sir. चलें. So let us move to the examples and problems relevant to this topic.
इनमें से प्रोबेबली एग्जांपल्स हम आज सॉल्व कर लेंगे। 3 एग्जांपल्स हैं, एक एक करके हम एग्जांपल्स जो है वो आज सॉल्व कर लेंगे, और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वाली क्लास में जो है वो कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक हम चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ बेसिकली फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट्स, जिसमें हम मोमेंट्स की, कपल्स की और इस तरह की जो है वो बात कर रहे होंगे। Okay, so starting with the very first example of this topic, which is example 3-5. You have a particle A which is being acted upon by a 90-pound force acting downwards. So a 90-pound load is suspended from the hook as shown to you in the figure. If this load is supported by 2 cables and a spring having a stiffness of 500 pounds per foot. So आपके पास ये जो load है, it is being supported by 2 cables. The first one is cable AC, the second one is cable AD. Moreover, there is also a spring which is being attached with point A, extending from point A towards point B. That spring has a stiffness of 50 pounds per foot. We need to determine the force in these cables. कि पहले तो हमें इन दोनों cables में force determine करनी है, and secondly we need to determine the stretch of the spring for equilibrium. So the system is in equilibrium. We need to determine कि इसको equilibrium में रखने के लिए what should be the stretch in this spring which is being mounted between points A and point B. Now cable AD जो है that lies within the XY plane, whereas cable AC जो है it lies between the XZ plane. तो आपको ये दोनों cables जो है वो एक तरह से प्लेनर फोर्सेस के तौर पे गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखने के लिए एक तो इन केबल की फोर्सेस फाइंड आउट करें, और दूसरा आपके पास ये स्प्रिंग जो है वो किस हद तक स्ट्रेच होगा वो हमने जो है वो डिटरमिन करने हैं। ओके, नाउ सिंस वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट ए। सो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट ए, जब मैं केबल AC को रिमूव करूंगा, so I'm going to get a force in this direction which is FAC. Similarly, once I remove this cable AD, I'm going to get a force in this direction which is being represented as force AD. ये तो आपके पास दो अदद forces आ गई। Then thirdly, this point A is being connected with a spring as well. So once I remove this spring, I'm going to get another force in the direction of this spring. So that force is not, for the time being is being represented as force AB. So these are the 3 forces जो कि मुझे एक तरह से reaction forces मिल रही हैं जब मैंने ropes को या spring को जो है वो remove किया है। Then the applied force या load जो है उसको हम represent करेंगे which is being suspended from point A, and this load is acting downward. Let us suppose कि मैं इसको W से जो है वो represent करता हूँ. So this W is being represented. This W represents the total load which is being suspended from point A. So the free body diagram is now complete. In the next step, after drawing the free body diagram, I need to write each of these forces in terms of their Cartesian notation. So starting with force AC, in order to write this force in terms of its Cartesian notation, what do I require? Unit vectors. I need, shall I use the unit vector method? इसके साथ smaller triangle given है, क्या मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर लूँगा? So वो भी कर सकते हैं। So in order to write FAC in terms of its Cartesian notation, FAC के कौन-कौन से components बनेंगे किन एक्सेस के along? सर -x और z एक्सेस। So -x axis and positive z axis, ये दो इसके components बनेंगे. So if I am going to use that smaller triangle, what should be the Cartesian notation of this vector FAC? सर 4/5। 4/5, लेकिन चूंकि नेगेटिव x एक्सिस के along है, so it is going to be written as minus FAC 4/5 I. यहाँ तक क्लियर है रेक को? Yes, 4/5 कहाँ से आया है? सर ये 4 उसकी बेस बन जाएगी ना सर, यानी x एक्सिस के जो लाइन पैरेलल है स्मॉलर ट्राइंगल की वो 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, सो x कंपोनेंट 4/5 आ जाएगा। इसी तरह z कंपोनेंट आपके पास 3/5 आ जाएगा, और j के बजाय इट इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर k। ठीक है,
Yes, sir. So once I'm going to simplify it, it is going to be minus 0.8 FACI plus 0.6 FACK. ये आपके पास FAC Cartesian notation में आ जाएगा. Okay, moving forward, what should be the Cartesian notation of force FAD? Can you tell me? Anyone volunteer student? इसके कितने components बनेंगे? सर सर दो ये इसका कंपोनेंट बने. पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ है. So इसके दो components बनेंगे. One is along the positive, one is along the positive x-axis, the other one is along the negative y-axis. So कौन से components आएंगे? Positive x के along क्या होगा? Sin होगा, cos होगा? साइन. Sin होगा. So we can write it as FAD sin 30i माइनस minus FAD cos 30 30. ये. ठीक है. तो आप जब sin 30 और cos 30 की वैल्यूज डालेंगे, it would comes out to be 0.5 FADI minus 0.866 FADJ. I hope कि इन दोनों फोर्सेस की कार्टेशियन नोटेशन तमाम लोगों को क्लियर है. कोई क्वेश्चन जो आप कार्टेशियन नोटेशन के हवाले से आप करना चाहें? Okay, moving forward, what should be the Cartesian notation of FAB? जी पूछें. सर 500J. 500 कहाँ से आ गया? ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है सर. 500 is basically the spring constant. So इसको मैं FABJ के तौर पे लिखूंगा, isn't it? यस सर, सॉरी वो मुझे लगा कि उसकी Okay. वैल्यू है. Finally, what should be the Cartesian notation of this weight? सर -90K. So minus 90K is going to be the Cartesian notation of this weight. So these are the Cartesian notation of all the four forces which are acting at point A. तीन जो है वो इसमें से रिएक्शन फोर्सेस हैं जो केबल्स और स्प्रिंग्स की वजह से आ रही हैं. एक इसमें अप्लाइड फोर्स है जो कि इस वेट की वजह से आ रही है. So you have written all these forces in terms of their Cartesian notation. In the next step, you are going to apply the conditions of equilibrium. So starting with summation Fx equal to 0. What are the forces which are acting along x-axis? Minus 0.8 FAC. ये वाला कंपोनेंट हो गया. और कोई चीज जो x-axis के along एक्ट कर रही है? FAD sin 30i. So basically 0.5 FAD ये आ गई. Anything else? सर नो. तो आपके पास समेशन fx इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन जो है वो ये आ गई. मूविंग फॉरवर्ड, समेशन fy इक्वल टू 0. द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग y एक्सिस आर बेसिकली minus 0.866 FAD प्लस FAB. यही तो फोर्सेस आएंगी. यस सर. तो आपने समेशन fy में इन दो फोर्सेस को शामिल कर लिया. The final equation of equilibrium is summation Fz equal to 0. आपके पास z डायरेक्शन में जो फोर्सेस आ रही हैं, one is this one 0.6 FACK. तो आपने इस कंपोनेंट को शामिल कर लिया. इसके अलावा आपके पास जो वेट है that is also acting downward या z एक्सिस के along, so minus 90 should be equal to 0. So let us say मेरे पास ये equation 1 थी, this is equation number 2. And this is equation number 3. So from equation number 3, you can find the value of FAC. Putting that value of FAC in equation number 1 will give you the value of FAD. जब AC और AD आपके पास आ जाएंगी, so from equation number 2, you can determine the value of FAB. Clear है प्रोसीजर? तीन equations हैं, तीन ही unknowns हैं आपके पास. So अगर मैं quickly इन values को लिखूं, FAC जो है, that comes out to be 150 pounds. FAB जो है that comes out to be 207.8 pounds. And the third force is FAD that comes out to be 240 pounds. Clear है सबको? कोई चीज जो आप पूछना चाहें यहाँ तक? नो सर.
चलें. So once you have found the magnitude of all these three forces, in the next step आपको कहा गया था कि स्प्रिंग की स्ट्रेच भी फाइंड करें. ये स्ट्रेच कैसे डिटरमिन करेंगे? Sir, F is equals to KS. So FAB को मैं KX के बराबर जो है वो पुट कर लूंगा. FAB का मैग्नीट्यूड नोन है, K की वैल्यू मुझे नोन है which is 500 फुट. सो अकॉर्डिंगली X आपके पास क्या आ जाएगा? FAB जो कि आपके पास 207.84 है डिवाइडेड बाय 500 जो कि स्प्रिंग की स्ट्रेच है. सो दैट X वुड कम्स आउट टू बी 0.416 फीट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें इस पूरी एग्जाम्पल के हवाले से? यू कैन आस्क नाउ. No question? Shall we move forward? Yes, sir. Chalein. Okay, so moving to the next example, which is example 3-7. We need to determine the force in each of these cables AC and AB needed to support the crate having a weight of 40 pounds. ठीक है, तो आपके पास ये cable का arrangement दिया हुआ है. You have three cables which are supporting this weight. One is cable AC, the second one is cable AB, and the third one is cable AD. And all these three cables are used to support or to bring this weight in equilibrium, जो कि आपको 40 pounds का weight given है. You need to determine the force in each one of these cables. So starting with drawing the free body diagram of point A. This point A is going to be acted upon by three forces. One is this force FAC, which is being acted in cable AC. The second one is going to be force AB, जो कि आपके पास इस केबल में एक्ट कर रही है. इसको मैंने FAB का नाम दे दिए. And the final force is going to be this force AD, जो कि आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिसको मैंने FAD का है. So these three forces are basically balancing the weight which is acting vertically downward. ये आपके पास W है which is acting downward. तो आपने इन तमाम फोर्सेस को सबसे पहले कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में जो है वो लिखना है. ओके, स्टार्टिंग विद फोर्स AD. अगर हम फोर्स AD की बात करें तो किस एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रही है? Sir, X axis. X axis. X axis. So I can write it as FADI, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you tell me, any one of you, what are going to be the coordinates of point C? The point C के होंगे 3 और -3 x minus. So x coordinate आपके पास -3 आया, y coordinate आपके पास 4 4 आ है गया, और 8 z coordinate आपके पास 8 आ गया. ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये तीन coordinates आ रहे हैं, -3, 4 and 8, isn't it? Yes, sir. Okay, what about point B? कौन सा coordinate change हो रहा है point B में from point C? x change हो रहा है. 0 है. Are you sure x 0 है? अगर x 0 है, बेसिकली आप थोड़ा सा अगर फिगर को गौर से देखें, आप इसका फ्रंट व्यू देखें जो कि ZY प्लेन में, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आप इस तरफ से इसको व्यू करें. आई होप कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास ये वो एक्सिस हैं जिसको यहाँ Y और Z एक्सिस कहा गया है फ्रंट व्यू से. ये वो पॉइंट A है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो पॉइंट B इज बेसिकली दिस पॉइंट एंड पॉइंट C इज बेसिकली दिस पॉइंट. सो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट B के. सर x -3 होगा, y -4 हो जाएगा. तो x -3, y -4 और z 8. इसका मतलब है कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ y डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान डिफरेंट है, x और z सेम है. तो द y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा. c का +4 है, इसका -4 हो जाएगा. ये दोनों कोऑर्डिनेट वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, क्लियर है पॉइंट C के कोऑर्डिनेट सर एक को? Yes, sir. चलें. So once you have found the coordinates of point B and point C, point A तो चूंकि origin है, it should have coordinates of 0, 0 and 0.
सो आपने अब करना क्या है कि यू नीड टू राइट दीज टू फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर कार्टेशियन नोटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्स एफ ए बी। फोर्स एफ ए बी को आप कार्टेशियन नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्या टेक्निक यूज करेंगे? सर बी में से एक पोजीशन वेक्टर यूज करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। वी आर गोइंग टू यूज द पोजीशन वेक्टर और उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। सो आर ए बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो आर ए बी वेक्टर इज गोइंग टू बी -3i -4 k प्लस 8 k और मैग्नीट्यूड इसका जो है वो हो जाएगा विच इज 9.43। सो दिस विल गिव यू द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ this force FAB। Moving forward FAC जो है उसके लिए भी हम exactly यही कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग यूनिट वेक्टर RAC। सो आपके पास जो कार्टेशियन नोटेशन बन जाएगी AC की वो आपके पास होगी FAC मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर UAC। वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? -3i प्लस 4j प्लस 8k, सिर्फ j कंपोनेंट चेंज है, बाकी मैग्नीट्यूड भी 9.43 होगा। सो दिस विल गिव यू द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ FAB एंड FAC। आई होप के दिस कार्टेशियन नोटेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई क्यूरी इस कार्टेशियन नोटेशन के हवाले से? ओके, द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ W is going to be -40k since the weight is acting along the negative z axis. So all the forces here are now being written in terms of Cartesian notation. Now we are going to apply the conditions of equilibrium starting with summation fx equal to 0. आपके पास summation fx वाले में जो components आएंगे, one is going to be this FAD, the second one is going to be this component FAB into -3/9.43. The third one is going to be -3/9.43 into FAC. तो ये तीन टर्म्स आपकी आ जाएंगी इन समेशन fx इक्वल टू 0। सेकेंड आपने अप्लाई करना है समेशन fy इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में जो टर्म्स आएंगी वो आपके पास FAB की ये वाली टर्म होगी -4/9.43, FAC की ये वाली टर्म होगी विच इज 4/9.43। तो ये दो टर्म्स आपके पास आएंगी इन इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली आपके पास जो तीसरी इक्वेशन है दैट इज समेशन FG इक्वल टू 0। समेशन FG में जो टर्म्स आएंगी वो आपके पास एक ये वाली टर्म आएगी 8/9.43 इंटू FAB, इसी तरह 8/9.43 इंटू FAC और फाइनली आपके पास -40। सो ये तीन इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। अननोन्स कितने हैं इसमें? सर तीन ही अननोन। तीन ही अननोन्स हैं। So you are going to solve these three equations for these three unknowns. वो कैसे solve करेंगे? Equation number 2 क्या कहती है कि FAB और FAC बराबर होंगे। So आपके पास ये FAC और FAB जो है वो एक दूसरे के बराबर आ गए। उसके बाद फिर आप इन दोनों equations को 1 और 3 को simultaneously solve करेंगे तो you are going to get the values of all these three unknowns. That is FAC और AB 23.6 pounds आए, FAD जो है that would comes out to be 15 पाउंड्स। क्लियर है या कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं? सर एक दफा बैक करें वो पेज, सर उसकी पिक्चर लेनी है। तो देखें लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आप चाहें तो किसी टाइम पे भी इस रिकॉर्डिंग को प्ले करके दोबारा इस लेक्चर को जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, किसी की कोई क्वेरी है इस एग्जांपल के हवाले से? सो दैट वी विल मूव ऑन टू द फाइनल एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर। सो मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 3-8, जिस तरह हमने कहा था कि आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उनके हवाले से बात करेंगे। एग्जाम्पल 3-8 में क्या है कि यू नीड टू डिटरमिन द टेंशन इन ईच ऑफ दीज कॉर्ड्स नीडेड टू सपोर्ट द 100 kg क्रेट। सो आपके पास एक अदद क्रेट है विच हैज अ मैस ऑफ 100 kg। अब एक बात का ख्याल रखें, जब भी kg आता है तो kg आपको हमेशा मैस नोन होता है, इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द वैल्यू ऑफ g। इसके अलावा इससे पिछली दोनों प्रॉब्लम से हमने देखा था जब पाउंड्स का जिक्र होता है तो पाउंड हमेशा एज अ फोर्स के तौर पे आ रही होती है, तो उसमें आपको किसी किस्म की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एज अ फोर्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब kg आता है तो देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट kg या मैस जो है उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, और कन्वर्ट करने के लिए आप W इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी इस 100 को आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
Okay, we need to draw the free body diagram of point A. The forces which would be acting at point A is going to be this force, which is FAD in cable AD. Then the second force is going to be this one, which is acting in cable AC. So we have represented this force as FAC. And finally, the third force is going to be the spring force, which is acting in this cable AB. So हम इसको AB के तौर पे represent कर लेते हैं. All these three forces are basically supporting the weight which is acting downwards. So ये W है, जिस तरह अभी बात हुई थी, this W is basically equal to 981 Newton. mg आपने किया है, mass 100 है, g की value 9.81 है, so it would comes out to be 981 Newton. So we need to write each and every force again in terms of their Cartesian notation, starting with force AB. So what is going to be the Cartesian notation of FAB? Can you identify it from the figure? सर इसको कार्टेशियन वेक्टर में कर दें, x, y और z के अलोंग एंगल दिए हैं. मैं AB की बात कर रहा हूँ. Since So AB is acting FAB along the positive x-axis, so it is going to be Okay. FABI. Is it clear? Yes, sir. चलें. Move on to the next force, which is FAC. How we are going to write FAC in terms of its Cartesian notation? Sir, Any idea? FAC cos of alpha, cos beta, cos इसके of डायरेक्शनल कोसाइंस हमें गिवन है अल्फा, बीटा और गामा. So we can use those angles. अब वही मैंने कहा था, क्योंकि चैप्टर 2 अगर आपने अच्छी तरह समझा हुआ है ना, तो आपको इन तमाम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में उस चैप्टर 2 का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा. अब कार्टेशियन नोटेशन में लिखने के लिए FAC को हम इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस की बात करते हैं, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं. सो FAC कैन बी रिटन एज FAC. एक्स एक्सिस से कितना एंगल है इसका? Sir, 120. So cos 120i plus FAC cos of 135 j plus FAC cos of 60 k. I hope कि ये क्लियर है हर एक को. अल्फा, बीटा, गामा का इस्तेमाल किया हमने. Okay, in order to write FAD in terms of its Cartesian notation, जी पूछें. सर ये y वाले के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, अलोंग द नेगेटिव एक्सिस है. देखें, आप अगर गौर से इसको देखें, ये 120 का एंगल जो है वो किस एक्सिस से बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. ऐसे ही है. यस सर. इसी तरह ये जो 135 का एंगल है, ये कौन सी एक्सिस से बन रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस से. So ये वैसे ही नेगेटिव Yes, हो जाएंगे. तो ऑलरेडी जब आप cos 135 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. और जो 60 डिग्रीज है ये पॉजिटिव v एक्सिस है. तो आप जब अल्फा, बीटा, गामा की बात करते हैं तो वहां आप पॉजिटिव नहीं लेते, लेकिन ऑलरेडी उन cos जब उसका लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन उस एंगल को देखते हुए ऑटोमेटिकली आ जाता है. मसलन आपको यहाँ नजर आ रहा है cos 135 जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए? इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. cos 135 इज बेसिकली -0.707. इसी तरह cos 120 भी नेगेटिव आएगा. Isn't it? Yes, sir. Minus हाँ, sir. 0.866. जी. सो आपके पास AC के जो 3 कंपोनेंट्स आएंगे, नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव z. तो वो मुझे नजर भी आ रहा है देखने से कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और z पॉजिटिव इसका आ जाएगा. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, FAD को आपने कार्टेशियन नोटेशन में लिखना है, फॉर विच you will be requiring the coordinates of point D. So what should be the coordinates of point B? Can you identify it? -2. Are you sure? So -1 2 2. सर So -1 2 2 Two and 2. So these are going to be the coordinates of point D. So we can use the position vector RAD to write it in terms of Cartesian notation. So I'm going to write FAD. साथ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेक्टर विच इज गोइंग टू बी -i प्लस 2j प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो 9 होगा. 9 का अंडर रूट लेंगे, सो इट वुड कम्स आउट टू बी 3. ये आपके पास FAD आ जाएगा. और फाइनली आपके पास जो चौथी फोर्स है, दैट इज W, विच इज -981 k Newton. All the 4 forces are now being written in terms of their Cartesian notation. Moving forward, starting with summation Fx equal to 0, आपके पास
fx में एक ये वाली टर्म आएगी, इसके अलावा एक ये वाली टर्म आएगी और ये वाली टर्म मिला के समेशन fx बनाएंगी. देन द नेक्स्ट इक्वेशन इज समेशन fy इक्वल टू 0. y में आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो एक अदद ये वाली टर्म आएगी, सिमिलरली ये वाली टर्म आएगी. सो टू टर्म्स आपके पास समेशन fy में आ जाएंगी. एंड द थर्ड वन इज समेशन fz इक्वल टू 0. आपके पास fz में एक ये वाली टर्म आएगी fc की, इसके अलावा fad की ये वाली टर्म आएगी और वेट आ जाएगा. सो ये तीनों समेशन fz बनाएंगे. सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस जो कि आपको इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके मिलेंगी. Simultaneously solving these three equations would give you the values of all these three unknowns. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? No, sir. चलें. सो ऑल्दो हमारे पास 7-8 मिनट बचे हैं, लेकिन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स चूँकि सॉल्व नहीं हो सकेंगे, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट.